हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 और 28 जून 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल की या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम 90 से 95% तक वो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। यही अफेयर्स क्लाउड का आपसे वादा है और यही अफेयर्स क्लाउड का हार्डवर्क है। लेकिन गाइस, किस तरह से आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो आपकी डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट अफेयर्स होंगे। वीकली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक क्विज जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली सेक्शन जिसमें 4 पीडीएफ्स होंगी, एक में डिटेल करंट अफेयर, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, एक आपको मिलेंगे 100 बेस्ट करंट अफेयर्स वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी में उसको रिवाइज कर सको। इसी के साथ आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करें टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 अलग अलग तरह के आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगी, मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट ऑफ करंट अफेयर्स ओनली बैंकिंग और इकोनॉमी के, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप पूरे साल का, मतलब जितना भी 2021 जा चुका है उसका करंट अफेयर एक ही पीडीएफ से करना चाहते हो तो आपको एग्जाम पीडीएफ से जो है वो हेल्प मिल जाएगी। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको दिया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि हम आपको डिटेल तो दे ही रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हम आपको स्टेट करंट अफेयर दे रहे हैं। अगर आप कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। आप यहां से अपने करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन के अंदर नहीं मिल रही हैं, ये सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेंगी। आपने करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपने लॉगिन कर लेना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है। इवन आप मेरे कहने से एक बार चेक जरूर करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 27 और 28 जून 2021 का करंट अफेयर। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं यार, आप लोग हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपने नहीं किया हुआ तो इसको अभी कर दें, इसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। और यार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको वहां से मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बॉडी इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आंसर क्या होगा? मिनेश शाह होगा। इससे पहले कौन थी? इससे पहले थी वर्षा जोशी जो कि लास्ट ईयर लगाई गई थी, लेकिन अब उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। इवन 31 मई को उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था। जो ये मिनेश शाह हैं इनको एडिशनल लगाया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। कितने टाइम पीरियड का? 6 महीने का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनेश शाह जो है वो इनका नाम है। ये बाकी दोनों अपॉइंटमेंट्स भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला सिंघानिया, आपको पता है कि रिसेंटली इनको एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है FLO, फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनाई गई है ये, और ये 38th वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। पद्म कुमार नायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि आरबीआई की तरफ से क्रिएट की गई। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो और इस क्वेश्चन में कुछ भी याद करने वाला नहीं, सिर्फ नाम, फॉर्मर कौन थे, और बाकी 2 अपॉइंटमेंट्स आपको और भी मैंने बता दी हैं। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। व्हाट विल बी द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट करियर विच विल बी कमीशन्ड बाय 2022। तो एयरक्राफ्ट करियर का मतलब है कि वहां से आप कोई भी एयरप्लेन की जो है वो उड़ान भर सकते हो, वहां पे लैंड कर सकते हो इमरजेंसी में। मतलब एक तरह से आप उसमें सारी चीजें जो है वो यूज कर सकते हो। और वो एयरक्राफ्ट करियर इंडिया के पास सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? INS विक्रमादित्य। लेकिन दोस्तों ये इंडिजीनियसली डेवलप नहीं किया गया, मतलब ये इंडिया की तरफ से नहीं बनाया गया। इसका ओरिजिन कहां से हुआ? रशिया से। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? इंडिजीनियसली। तो आंसर क्या होगा? INS विक्रांत। और INS कलवरी और करंज जो है वो बेसिकली सबमरीन्स हैं, पनडुब्बी हैं ये दोनों। तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो एयरक्राफ्ट करियर का मतलब वहां
से आप उड़ान भर सकते हो, वहां से आप लैंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आईएनएस विक्रांत में भी होंगी और आईएनएस विक्रमादित्य में ऑलरेडी हो रही हैं। और आईएनएस विक्रांत की खास बात क्या है कि ये क्या होगा, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया होगा, मतलब इंडिया में ही इसका मैक्सिमम मटेरियल जो है वो तैयार किया गया और बनाया गया। और यहां पे देख सकते हो राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया, और वैसे तो ये 2018 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया और अगले साल तक जो है वो ये पूरी तरह से कमीशन कर लिया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसमें टोटल कॉस्ट, जो टोटल खर्चा है दोस्तों, वो 24,000 करोड़ रुपया जो है वो आया है। और इसका पूरा टारगेट जो है वो 2018 तक हो जाना था, लेकिन जो है वो अभी लेट हो गया, अभी 2022 तक जो है वो एक्चुअल में होगा। इससे क्या होगा, हमारी लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी और इंडियन डिफेंस के अंदर जो है वो आप कहोगे एक मजबूती सामने आएगी। और इवन ये मिग 29 के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो यहां से उड़ान भर सकते हैं, यहां पे लैंड कर सकते हैं। और राजनाथ सिंह ने इसी के साथ कारवार नेवल बेस का वर्क भी जो है देखा, जो कि आप कह सकते हो कि उसका ऑलरेडी फेज 2 जो है वो चल रहा है। लेटेस्ट या लार्जेस्ट नेवल बेस जो है वो एशिया का ये बनाया जा रहा है। कौन सी स्टेट में दोस्तों, कर्नाटका। याद रखोगे कौन सी स्टेट में बनाया जा रहा है कारवार नेवल बेस, कर्नाटका के अंदर, और ये एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। और गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए भी जो है लगा दिए हैं, बना अप्रूव कर दिए हैं प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 का मतलब है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 50,000 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। किस काम के लिए, 6 न्यू जनरेशन सबमरीन्स जो हैं वो हम बना रहे हैं। 6 न्यू जनरेशन सबमरीन्स बना रहे हैं, और इसमें खासियत क्या है कि ये भी इंडिजीनियसली बनाने की यहां पे बात हो रही है, और इसी को कहा गया प्रोजेक्ट 75। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बारे में, मिनिस्ट्री आपने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में भी याद रखना है। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, लखनऊ है दोस्तों। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, ये भी आपने याद रखना है, एडमिरल करमबीर सिंह। और इंडियन नेवी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 21 अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा। तो यहां पे बात हो रही है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो वो कौन सी कंट्री को किया है, और ये 2021 मतलब 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है, तो इसको हम नकार तो सकते नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो आंसर क्या होगा इसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पिछले साल भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही दोस्तों सबसे आगे था। चाइना जो है वो पिछली बार तीसरे स्थान पे था, लेकिन इस बार चाइना दूसरे स्थान पे है। तीसरा स्थान जो है वो किसके पास है, यूनाइटेड अरब एमिरेट के पास है। तो आप यहां पे देख सकते हो, चाइना इज नाउ सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया। पहले चाइना कौन सी पोजीशन पे आता था, थर्ड पे आता था, लेकिन अभी सेकंड पे है। यूएई जो है वो सेकंड नंबर पे आता था, अब यूएई जो है वो कौन सी डेस्टिनेशन पे चला गया है, तीसरे नंबर पे चला गया है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा है सरकार की तरफ से। और जो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर देखोगे तो एक्सपोर्ट तो सबसे ज्यादा हमने उन्हीं के साथ किया, लास्ट ईयर भी उन्हीं के साथ किया था, लेकिन इस बार -2.8%, मतलब 2.8% ट्रेड जो है वो आगे से कम हुआ है। चाइना के साथ ट्रेड बहुत बढ़ गया, मतलब इंडिया ने एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया चाइना के साथ। 21.2 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेड किया, मतलब अगर आप परसेंटेज में देखोगे 27.5% इंक्रीज हुआ है दोस्तों ये ट्रेड। यूएई के साथ जो है वो बहुत ही कम हो गया, -42.5% या -42.2%, इतने के आसपास है। और हांगकांग के साथ भी कम हुआ है, बांग्लादेश के साथ बड़ा है, लेकिन आपने यूएस और चाइना का जो है वो इसमें खास तौर से याद रखना। चाइना को बेसिकली फोकस करना है। आयरन ओर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोलियम जो है वो इंडिया से चाइना भेजे गए हैं, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस बार वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। और आपने मोटिवेशन देना है यार, लाइक करके मैक्सिमम जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वेरी इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स एप्लीट ट्रिब्यूनल व्हिच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। तो इनकम टैक्स फाइल करने के लिए एक एप्लीट ट्रिब्यूनल है, जिसमें आप अपनी शिकायत, अपनी अपील्स जो है वो डाल सकते हो, और उसके लिए एक वेबसाइट जो है वो तैयार की गई है। उस पोर्टल का नाम है ITAT ई द्वार। तो ITAT का मतलब है इनकम टैक्स एप्लीट ट्रिब्यूनल, ई द्वार मतलब ई दरवाजा, मतलब वो आपका जो है वो रास्ता है, तो उसके नाम से रखा गया है। तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, ई फाइलिंग पोर्टल इनकम टैक्स एप्लीट ट्रिब्यूनल ITAT ई द्वार। तो मतलब इसको याद रखना है आपको, सीधा पोर्टल का नाम ही पूछेगा एग्जामिनर।
और इसको किसने उद्घाटन किया? इसका रविशंकर प्रसाद जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आप जरूर याद रख लियो। यहाँ पे पटना साहिब जो है वो रविशंकर प्रसाद जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और किस तरह से ये पोर्टल आपको हेल्प करेगा? ये पोर्टल जो है वो किसी भी पार्टी को या किसी भी इंडिविजुअल को अपील करने में हेल्प करेगा। कोई भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है या वहां पे सबमिट करनी है वो आप कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट और डाउनलोड करना है वो कर सकते हो। कोई भी आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी चीज जो है वो आपने वहां से करनी है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो टैक्स लिटिगेंट है, जिनको भी जो भी चीजें चाहिए वो वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास रविशंकर प्रसाद जी हैं लॉ एंड जस्टिस के, उन्होंने कहा है कि 18 करोड़ केसेस जो हैं वो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अंदर जो है वो अवेलेबल हैं, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अंदर अवेलेबल हैं। और उन्होंने सुजेस्ट किया है कि जो हमारे पास इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल है उनके साथ इनको मर्ज कर दिया जाए, तो मतलब उससे आसानी होगी। हम क्या कर सकते हैं, स्पीडी ट्रायल जो है वो कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि किस तरह से डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, तो हम इनकम टैक्स के अंदर भी उसको लेके आए। जैसे कि उन्होंने कहा कि 129 करोड़ लोगों का आधार कार्ड जो है वो बन चुका है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 137 करोड़ 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है, उसमें से 129 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा। और 40 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं, जिसमें पुअर लोगों को बेनिफिट मिला। खास करके आप कह सकते हो पीएम किसान या सम्मान निधि के थ्रू 2-2 हज़ार रुपए जो है वो गए, 6 हज़ार रुपए साल के, वो भी अकाउंट में सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और वो भी आप कह सकते हो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हुआ है। तो ये सारी चीजें मतलब आप कह सकते हो कि डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए की गई हैं। तो पोर्टल का नाम याद रखना है ई द्वार, चाहे ओनली ई द्वार याद कर लें यही बहुत है। रिसेंटली लेजेंडरी परसाला बी पनम्मल पास्ट अवे, तो आपने बताना है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करती थी। तो बहुत ही फेमस, क्योंकि लेजेंडरी हमने वर्ड लिख ही दिया है, तो इसका मतलब यार इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत फेमस नहीं थी, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। वो बहुत फेमस कार्नेटिक सिंगर थी, ये भी याद रखना है कौन सी सिंगर थी, कार्नेटिक सिंगर थी। और इसमें आपने याद रखना है कि वो तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, और एक गांव था जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आता था, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि वो कहां से बिलोंग करती थी, केरला से बिलोंग करती थी। पद्मश्री इनको मिल चुका है, पद्मश्री 2017 के अंदर उनके कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन के लिए। इनको बहुत से सम्मान मिल चुके हैं। चेन्नई फाइन आर्ट्स जो सम्मान मिल चुका है, संगीत नाटक अकेडमी सम्मान मिल चुका है, एमजी राधाकृष्ण अवार्ड मिल चुका है, और भी बहुत से अवार्ड जो है वो इनको मिल चुके हैं। आप यहाँ पे इनका चेहरा देख सकते हो। तो पार्सला बी पनम्मल केरला से बिलोंग करती हैं और कार्नेटिक म्यूजिशियन है, कार्नेटिक सिंगर हैं। और ये पहली वुमेन है जो आप कह सकते हो कि स्वाति कॉलेज ऑफ म्यूजिक में जो है वो उन्होंने एंट्री ली थी एज ए वुमेन 1940 के अंदर। मतलब फर्स्ट आप गर्ल कह सकते हो, फर्स्ट वुमेन कह सकते हो। और बाद में ये फर्स्ट वुमेन फैकल्टी भी बनी इसी म्यूजिक कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा मतलब याद रख सकते हो। लेकिन नाम, जगह और प्रोफेशन, ये तीन चीजें जो हैं वो ऑबिचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which organization successfully test-fired the extended range version of indigenously developed Pinaka rocket? तो पिनाका रॉकेट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। एक ऐसा व्हीकल जिसमें आप रॉकेट्स को जो है वो लॉन्च कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, पिनाका रॉकेट। और रिसेंटली उसका आप कह सकते हो कि नया वर्जन जो है वो टेस्ट किया गया है, और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है ये आपने बताना है। और आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने चांदीपुर जो हमारा ओडिशा टेस्ट रेंज है वहां से इसको टेस्ट किया। और ये देख रहे हो दोस्तों आप पिनाका व्हीकल्स, यहां से मिसाइल्स को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। इससे पहले जो लॉन्च किया गया था बेसिकली वो 122 ग्रैड रॉकेट्स को जो है वो हम लॉन्च करते थे, लेकिन इस बार 122 कैलिबर रॉकेट्स को हमने जो है वो लॉन्च करके देखा है। और इसका टोटल डिस्टेंस कैपेसिटी दोस्तों 45 किलोमीटर तक की है। ये थोड़ा सा आपने एक बार अपने दिमाग में बिठा लेना है। और एक बार में 12 रॉकेट्स को जो है वो लॉन्च किया जा सकता है विद इन 44 सेकंड। मतलब जो रॉकेट्स यहां से छोड़े जाएंगे वो विद इन 44 सेकंड, मतलब 1 मिनट से भी कम 12 रॉकेट्स को आप दाग सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे पिनाका रॉकेट्स की है। द इनहैंस्ड रेंज 122 कैलिबर रॉकेट जो है वो उसकी टेस्टिंग की गई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है। डीआरडीओ के बारे में जरूर याद रखोगे, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ज्यादातर बच्चे बेंगलुरु लगाते हैं, इसरो के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। और इसके जो हेड हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। रिसेंटली हेमिज फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो अगर आपको दो चीजों का हिंट दे दूं तो आप आंसर बता दोगे। या तो आपको पता हो हेमिज नेशनल पार्क कहां पे है, तब भी आप आंसर सही कर सकते हो। या फिर अगर मैं आपको बता दूं हेमिज मोनेस्ट्री
जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो कहाँ पे, तब भी आंसर सेम है। तो दोनों चीजें कहाँ पे हैं, लद्दाख के अंदर है। तो हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों लद्दाख के अंदर है, याद रखना है। तो इसका मतलब फेस्टिवल किसने बनाया है, लद्दाख स्टेट के लोग, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लोगों ने बनाया है। तो 2 दिन का हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया लद्दाख के अंदर, और ये बेसिकली आप कह सकते हो हेमिस मोनेस्ट्री के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 10th डे जो 5th मंथ का तिब्बतियन ल्यूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन माना जाता है कि गुरु पद्मा संभव जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और लोग मास्क पहन के, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग मास्क पहन के जो है वो डांस करते हैं, और इस परफॉर्मेंस को छम डांस भी कहा जाता है। हिंदी का वर्ड है छम, छम डांस जो है वो कहा जाता है। इसका माना जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जो है ये एक सिंबल है। लद्दाख के बारे में याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट अभी भी वही हैं, और वो कौन है, राधा कृष्ण माथुर जी। राधा कृष्ण जो है वो आप याद कर सकते हो आराम से, राधा और कृष्ण जी की जोड़ी राधा कृष्ण माथुर। और साथ ही साथ आपने याद रखना है हेमिस नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से निकाल लेनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who has emerged as the biggest philanthropist globally in the last century? लास्ट सेंचुरी का मतलब है 1901 से लेकर 1999 तक, क्योंकि इसके बाद तो दोस्तों हमारे पास जो है वो अगली सेंचुरी स्टार्ट होगी। तो हम बात करें 1901 से लेकर 1999 तक। तो आंसर जो है वो इसका क्या है, आंसर है जमशेदजी टाटा। और आपने इसमें यह भी याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसकी तरफ से दी गई है, ह्यूरोन रिपोर्ट है ये। और इसमें फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्यों कहा गया है, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन 100 साल के अंदर जो है वो डोनेट किया है। 102 बिलियन डॉलर जो है वो माना जाता है कि इन्होंने डोनेट किया है, और टॉप 50 गिवर्स के अंदर जो है वो इनको लिया गया है। और 50 की लिस्ट जो है, मतलब टॉप 50 गिवर्स की लिस्ट जो है वो ह्यूरोन की तरफ से निकाली गई है। और इसमें सिर्फ 2 ही इंडियन हैं दोस्तों। इसमें दूसरे इंडियन कौन है, अजीम प्रेम जी हैं। तो आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हो, अजीम प्रेम जी, ये दूसरे इंडियन है, लेकिन इनका ग्लोबली रैंक 12th है, लेकिन जमशेदजी टाटा का रैंक जो है वो फर्स्ट है। और आपने ये भी याद रख सकते हो कि दूसरा रैंक जो है वो किसका है, वो बिल गेट्स का है। पहला जमशेदजी टाटा, दूसरा बिल गेट्स, और दूसरे इंडियन जो इसमें है वो अजीम प्रेम जी हैं, उनका स्थान 12th है। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। और ग्लोबली अगर आप देखोगे टोटल डोनेशन कितना आया पूरे वर्ल्ड में, 832 बिलियन डॉलर आया है, अगर आप पूरे इन 100 सालों की बात करोगे। तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इसमें आप क्वेश्चन को जितना स्लाइड में लिखा हुआ उतना ही याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who launched financial year 21 round of survey on computer software enabled services exports and foreign liability and assets of mutual fund report? तो 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। किसकी तरफ से लॉन्च की गई हैं दोस्तों, आरबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट्स लॉन्च की गई हैं। और ये रिपोर्ट किसके बारे में है, एक तो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट, मतलब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सर्विसेज हुई हैं उसके एक्सपोर्ट के बारे में है। और दूसरा फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में है। और ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेश की गई है। तो आप देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर इस रिपोर्ट को पेश किया है। और अगर आप देखोगे फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर स्पेशली बताया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या उनका एक्सपोर्ट हुआ है, कितना जो है वो बाहर गया, कितना पैसा आया है। और इसमें साथ ही साथ ये भी बताया गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कच्चा चिट्ठा है, मतलब सारी चीजें इसी के अंदर बताई गई हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में कितनी एफडीआई है, कितना नहीं है, सब कुछ मिला के जो हमारे पास क्या बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। फिर दूसरी रिपोर्ट फॉरेन लायबिलिटी और एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में है, जो कि ये बताती है कि कितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कितना पैसा हमने बाहर से लिया हुआ है, कितना हमने वापस करना है। तो ये सारा डाटा जो है वो इसके अंदर पेश किया गया, और ये सेक्टर वाइज जो है वो बताया गया है। तो मतलब सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 रिपोर्ट्स कौन कौन सी पेश की गई हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेश की गई हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है कि नेशनलाइज 1949 में हुआ था, फर्स्ट हेडक्वार्टर इनका कलकत्ता था, बाद में मुंबई हो गया। और बाकी सारी चीजें जो है वो हर रोज आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए बुक टाइटल द स्टार्टअप वाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो मतलब एक इंटरेस्टिंग नाम, द स्टार्टअप वाइफ। और ये बुक दोस्तों लिखी गई है बहुत ही फेमस ऑथर ताहमीमा अनम और अनाम। तो किसी भी तरह से नाम को याद कर लें, ताहमीमा अनाम।
और ये बहुत ही फेमस ऑथर में से एक नाम इनका लिया जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी द गुड मुस्लिम, बहुत ही अच्छी बुक। और इवन इन्होंने एक बुक लिखी द बोन्स ऑफ ग्रेस, ये भी बहुत अच्छी बुक थी। और एक लिखी थी गोल्डन एज, इनके लिए तो इनको बहुत से प्राइज भी मिल चुके हैं। लेकिन द स्टार्टअप वाइफ नाम से अपने बुक को याद रखना है। इसमें बताया गया कि मॉडर्न डे में शादी के बाद जो वो किस तरह से मार्केट में, मतलब आप कह सकते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह से कंपटीशन और किस तरह से अपने आप को जो है वो आप जो है वो पेश करते हो मार्केट के अंदर। मैरिज के बाद किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई हैं। इसलिए नाम जो है वो जरूर याद रखेंगे और बुक को सिर्फ द स्टार्टअप वाइफ के नाम से ही याद रखना है। और दोस्तों इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो आप ऑप्शंस देख रहे हो ये आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। और आप यहां पे देख रहे हो सबसे पहला ऑप्शन पैगी मोहन, इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है वांडरर्स किंग एंड मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। मतलब उसके बारे में बताया हुआ कि किस तरह से लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग अलग हैं। नितिन गोखले मनोहर पारिकर के बारे में लिखते हैं ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, जो कि एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के, अब इनका देहांत हो गया। तो मनोहर पारिकर के बारे में इन्होंने बुक लिखी थी। संजय बारूजी, इन्होंने लिखा था इंडियाज पावर एलीट, तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये बुक जो है वो बहुत ही फेमस ऑथर संजय बारू, जिन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी लिखी थी। और इसके अंदर बताया गया कि किस तरह से बीजेपी उन स्टेट्स में भी आगे बढ़ चुके हैं जिसमें उनका नामो निशान भी नहीं था। लेकिन द स्टार्टअप वाइफ तहमीमा अनम। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। मैंगनीज ओर लिमिटेड साइंड एमओयू विद विच स्टेट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैंगनीज ओर माइनिंग इन द स्टेट, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैंगनीज जो है वो वहां से निकाला जा सके। उन्होंने उस स्टेट के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो मैंगनीज को निकालना है, वो सारा सर्वे कर चुके हैं इसके बारे में। और हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की। तो आप यहां पे देख सकते हो मॉयल, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, जैसे आप पढ़ते हो यार गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसी तरह से मॉयल है। मॉयल का मतलब मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि मैंगनीज और रिजर्व्स के ऊपर और बात की जा सके, मतलब और मैंगनीज जो है वो निकाला जा सके। तो 4 जगह पे ये जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, बालाघाट में, जबलपुर में, झाबुआ में और छिंदवाड़ा में। तो ये 4 जगह पे जो है वो क्या किया जाएगा, इसको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू इसकी स्टडी की जाएगी, कितना मैंगनीज है वहां पे, कितना निकाल सकते हैं। इसरो इसमें साथ देगा। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि मॉयल जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसर कंपनी है, बहुत ही बड़ी। मतलब ये आप कह सकते हो कि इसके अंदर 11 माइंस आती हैं दोस्तों। कौन सी? 2 स्टेट्स की, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। और शायद आपको नहीं पता होगा कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मैंगनीज ओर जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप देखोगे पूरे इंडिया में जितना भी मैंगनीज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 33% मतलब 1/3 जो मध्य प्रदेश के द्वारा आता है और 27% महाराष्ट्र के द्वारा आता है। और इन दोनों स्टेट्स में 11 माइंस जो है वो कौन ओन करता है, ये मॉयल कंपनी जो है वो ओन करती है। तो बहुत बड़ी बात। और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्सप्लोरेशन की जाएगी और मैंगनीज को और जो है वो तरीके से देखा जाएगा। और इसमें रिमोट सेंसिंग स्टडी का यूज किया गया। और मैंने पहले ही बताया इसरो जो है वो इसमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो मॉयल के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हो दोस्तों। मॉयल जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1896 के अंदर, 1896, लेकिन इसका मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड नाम जो है 1986 में रखा गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, जिनके पास एडिशनल चार्ज है मध्य प्रदेश का, लेकिन वो यूपी की भी गवर्नर हैं क्योंकि लालजी टंडन जी का देहांत हो गया था मध्य प्रदेश के अंदर लास्ट ईयर। तो किसको एडिशनल चार्ज दिया गया? आनंदीबेन पटेल जी को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलेंगे, नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश के अंदर। और वो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लाइक आप देख सकते हो पन्ना टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा यहाँ पे, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कूनो टाइगर रिजर्व, कूनो नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर। सबसे ज्यादा टाइगर जो हैं वो आपको मिलेंगे अभी मध्य प्रदेश के अंदर, पन्ना, पेंच, कूनो। और आप देख सकते हो यहाँ पे बांधवगढ़, बांधवगढ़ लार्जेस्ट नेशनल पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, बांधवगढ़ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। शिवपुरी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, शिवपुरी बहुत ही फेमस है। और यहीं पे आपको मिलेगा माधव नेशनल पार्क मिल जाएगा, माधव नेशनल पार्क मिल जाएगा यहाँ पे। वन विहार नेशनल पार्क मिलेगा आपको,
वन विहार, संजय नेशनल पार्क मिलेगा, संजय गांधी नहीं, संजय गांधी मध्य प्रदेश में, ओनली संजय नेशनल पार्क। एक आपको मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, पेंच हमने कर लिया है, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, बहुत से हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, कुनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व एंड वन विहार नेशनल पार्क। तो सारे के सारे मध्य प्रदेश में, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द फेम फेज 2 बाय विच ईयर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर तक जो है वो फेम स्कीम का दूसरा फेज जो है वो लॉन्च कर दिया है। लेकिन जब तक आपको फेम के बारे में नहीं पता तब तक आप फेज 2 का ईयर नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले आपको फेम पता होना चाहिए। ये ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के बारे में जो है वो विचार कर रहे हैं। इवन बहुत चीजें हमने इसमें कर ली हैं, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ाई जाएगी, बैटरीज की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ उसको अडॉप्ट करने के तरीके बढ़ाए जाएंगे, लाइक चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाने हैं। तो इसका फेज 2 दोस्तों 2019 में लॉन्च किया गया था, 2022 में फेज 2 खत्म होना था। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या हुई कि इसमें इन 3 सालों के अंदर सिर्फ 492 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ। आप ये कह सकते हो कि हम पेंडेमिक को सुलझाने के लिए लगे हुए, इसलिए इसकी तरफ ध्यान कम गया है, जिसके कारण जो है वो हम बहुत कम पैसा खर्च कर पाए हैं। तो पैसे का अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सके, हम और पैसा यूज कर सके, तो स्कीम को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो आंसर तो बी होगा दोस्तों। अगर ईयर आपको पूछा जाए तो 2024 तक होगा। तो 2024 तक अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया ताकि इसमें जो प्रॉपर पैसा एलोकेट हुआ था वो खर्च कर सकें। और फेम का दोस्तों मतलब क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने बढ़ाना है। 2019 में फेज 2 लॉन्च किया गया था, 3 साल का टाइम पीरियड था, 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, 31 मार्च 2022 तक खर्च करने थे, लेकिन अभी तक 492 करोड़ रुपए खर्च हुआ, मतलब सिर्फ 5% पैसा ही जो है वो खर्च किया गया, इसलिए स्कीम को बढ़ाया गया। और अभी तक का जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाए हैं, लाइक 78,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बना पाए हैं। टारगेट कितना का था? 1 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाने हैं, लेकिन बना पाए हैं सिर्फ 78,000। और आप कह सकते हो कि 5 लाख 3 व्हीलर्स और 55,000 कार और 7,000 बसेस, सिर्फ यही हम जो है वो क्या कर पाए हैं, यही हम जो है वो कर पाए हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि सिर्फ 78,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे हैं, जबकि टारगेट जो है वो हमारा इतना ज्यादा रखा हुआ था। और इवन ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पीछे चल रहा है, इसीलिए स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सोचेंगे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नहीं दोस्तों, ये हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश जावड़ेकर, फिर से नाम आ गया, प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक लिडार सर्वे जो है वो रिलीज किया है 10 स्टेट्स का। और ये सर्वे किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिडार एक्चुअल में क्या है। अगर ये भी पता है तो भी आप आंसर जो है वो बता सकते हो। लिडार का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये सर्वे दोस्तों स्पेशली फॉरेस्ट एरियाज को जांचने के लिए किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आप यहां पे देख सकते हो प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने ये सर्वे जो है वो लॉन्च किया, लेकिन ये 10 स्टेट्स का है, जिसमें असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इंडिया के मैप की, तो आप देखोगे एक तो ये वाला एरिया जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कुछ एरिया इंक्लूड किया गया है। तो 10 स्टेट्स में ये सर्वे किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें 3D टेक्नोलॉजी का यूज किया, क्योंकि लिडार जो टेक्नोलॉजी है वो 3D टेक्नोलॉजी का यूज करती है, 3D इमेज जो है वो ड्रॉ करती है, जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि वाटर जो है वो कहां पे लैक कर रहा है, कहां पे वाटर की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाता है, कहां पे चारे की जरूरत है वो दूर किया जाता है। इससे क्या होता है? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। और वाटर एंड फॉडर मतलब चारे की और पानी की जो संभावना है वो जंगल एरिया में बढ़ जाती है, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया उसमें बढ़ जाती है। और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि आप ये सारी चीजों को पूरा करने के लिए कैंपा फंड्स का यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये कैंपा फंड होता क्या है? कैंपा फंड होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। जो इनके पास फंड है वो यूज किया जा सकता है स्टेट फॉरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये याद करोगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंपा फंड्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अफॉरेस्टेशन का मतलब हमने पेड़ों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा। तो इसमें क्या होगा? ग्राउंड वाटर जो कम है उसको पूरा किया जाएगा। तो वो लिडार टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सर्वे आ गया है, तो उससे हम सॉइल और वाटर को क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे। तो सिर्फ इतना याद रखना है लिडार टेक्नोलॉजी क्या है। प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भी हैं, और इनकी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कौन सी है? महाराष्ट्र। पिछले क्वेश्चन में रह गया था तो यहां पे नोट कर लियो, उनकी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी? महाराष्ट्र। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है दोस्तों? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एनवायरमेंट के बाबुल सुप्रियो जी।
बाबुल सुप्रियो, शायद मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में शायद वो खड़े भी हुए थे, मुझे श्योरिटी नहीं है, शायद वो हार गए थे, लेकिन एमपी तो हैं यार, असनसोल से, असनसोल वेस्ट बंगाल के अंदर, ये याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग? तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये दिन कब मनाया जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, फिर इसका जो है वो देखते हैं कि हम थीम क्या होगा। ये दिन जो है दोस्तों 26 जून को मनाया जाता है, 26 जून को, कि ड्रग का यूज़ हमने नहीं करना और ड्रग से रिलेटेड जो अब्यूज़ हो रहे हैं उसको हमने रोकना है। और लोगों को में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि जो मेजर प्रॉब्लम आती है सोसाइटी के अंदर, जो ड्रग्स का गलत यूज़ करके जो है वो उसको आप जो यंगस्टर हैं वो आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका हमें ख़त्म करना है। और शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ्स, अगर हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होगा तो हम इसको रोकने में जो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये इसका इस बार का थीम है। तो शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स 26 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इंसानों की लैब एज हो रही है अलग अलग कंट्रीज में, इसको भी हमें रोकना पड़ेगा जो इलीगल तरीके से किया जा रहा है। और यही थीम 2020 के अंदर यूज किया गया, जो आप ए ऑप्शन के अंदर देख रहे हो, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये इसी दिन का थीम था 2020 में। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, दोस्तों ये जो थीम है, रिसेंटली हमने जो है वो दिन सेलिब्रेट किया। कौन सा हमने सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कौन से दिन? ये किया 3 मई को। 3 मई को हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया। इसका थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। मेजरमेंट फॉर हेल्थ, ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। याद रखना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये कब सेलिब्रेट किया गया? 20 मई को हमने इसको सेलिब्रेट किया। तो ये थीम भी आप साथ में याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड एट वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप है, ये मतलब कहाँ पे हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे पैरा स्पोर्ट कप हुआ। ये हुआ लिमा के अंदर। लिमा कहाँ का है? लिमा है पेरू की कैपिटल। तो पेरू कहाँ पे है दोस्तों? साउथ अमेरिका के अंदर है। तो ये टूर्नामेंट तो आपको पता लग गया कहाँ पे हुआ। और इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। मध्य प्रदेश की एक लड़की है जिसका नाम है रूबीना फ्रांसिस, उन्होंने जो है वो इस रिकॉर्ड को जो है वो बनाया है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 238.1 पॉइंट्स लेके 10 मीटर एयर पिस्टल, सॉरी नॉट राइफल, एयर पिस्टल वोमेन इवेंट, पैरा वोमेन इवेंट के अंदर। और इन्होंने टर्की की एक प्लेयर को हराया है और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो सिर्फ नाम याद रखेंगे। रूबीना फ्रांसिस कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश। और वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, और गोल्ड मेडल जो है वो इन्होंने जीता है। और कहां पे हुई है? लिमा पेरू के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको वहां से मिलती रहें। तो इसमें क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज वर डेजिग्नेटेड एज ग्लोबल चैंपियंस फॉर द थीम एनर्जी ट्रांजिशन अंडर यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन दी एनर्जी 2021? तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एनर्जी डायलॉग हुआ है यूनाइटेड नेशन का। एनर्जी डायलॉग का मतलब किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 450 गीगावाट जो एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, और 2022 तक इंडिया का लक्ष्य है कि 175 गीगावाट जो एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड मीटिंग हुई कि क्या क्या टारगेट्स हैं 2030 तक, हम किस तरह से इन टारगेट्स को पूरा करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करेंगे, और कितनी कंट्रीज को डेजिग्नेट किया गया है एज ए एनर्जी ट्रांजिशन ग्लोबल चैंपियन। ये 10 कंट्रीज को किया गया, जिसमें इंडिया भी है दोस्तों, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और इस पूरी मीटिंग को, जो यूनाइटेड नेशन की ये मीटिंग हुई है हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी, न्यूयॉर्क, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, तो इंडिया ने इस मीटिंग को को होस्ट किया है। को होस्ट मिनिस्ट्रियल थीमेटिक फोरम फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन। और आपको पता है यूनाइटेड नेशन की जो मेन मीटिंग होगी वो सितंबर अक्टूबर में होगी न्यूयॉर्क में। तो उसका आप कह सकते हो कि एक तरह का प्री वर्क था ये, जिसमें हम जो हैं वो चीज़ें डिस्कस की, और हम आगे जाके सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। और इंडिया ने एक इवेंट होस्ट किया इस पूरे एनर्जी फोरम के अंदर, जिसका नाम था एक्सेलरेटिंग सिटीजन सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन। लोगों को प्रोत्साहन करें कि किस तरह से आप एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हो। इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी बात हुई, तो इसके बारे में जो है चर्चा की गई। और आर के सिंह, जो कि आप कह सकते हो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट
इंचार्ज है उनके पास पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, उन्होंने एक बुकलेट रिलीज की जिसका नाम है इंडिया स्टोरी, जो कि एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बताती है और बताती है कि किस तरह से इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं एनर्जी को ट्रांजिशन करने के लिए, जिसमें यह भी बताया हुआ कि 450 गीगावाट और 175 गीगावाट हमारे क्या हैं, टारगेट्स हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे जितनी मैंने आपको बताई हैं, और ये डायलॉग याद रखोगे कि ये न्यूयॉर्क में हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज आप हिंट भी लगा सकते हो कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो वहीं पे हुआ। और कितनी कंट्रीज को एनर्जी ट्रांजिशन ग्लोबल चैंपियन अनाउंस किया गया, 10 कंट्रीज को अनाउंस किया गया, इंडिया भी उसमें एक है। इंडिया भी उसमें एक है, ब्राजील है, चिले है, कोलंबिया है, डेनमार्क, जर्मनी और भी बहुत सी कंट्री, लेकिन नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 9th मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2021। मॉस्को लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट कौन सी कंट्री ने होस्ट किया होगा, रशिया ने इसको होस्ट किया है। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात है, मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं डिफेंस की, तो यहां पे कोई डिफेंस मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा आपको ऑप्शन के अंदर, डिफेंस सेक्रेटरी जरूर नजर आ रहे हैं, वो कौन है, अजय कुमार। तो किसने रिप्रेजेंट किया, अजय कुमार ने। तो इस क्वेश्चन में कुछ बताने वाला नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बाय डिफॉल्ट आपस में कंट्रीज ने डिस्कस किया कि किस तरह से हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। और अजय सिंह जो कि सेक्रेटरी हैं डिफेंस के, उन्होंने जो है वो इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट किया और इसमें बताया गया कि किस तरह से हम जो हैं वो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू जो हैं वो रोक सकते हैं आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स को, और कोई भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हम लड़ेंगे, कोविड-19 के खिलाफ तो लड़ी नहीं, लेकिन किसी और कंट्री के खिलाफ किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, हम किस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, किस तरह से न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। लेकिन बाकी जो सेक्रेटरीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आप अजय इनको देख सकते हो यहाँ पे, अजय कुमार को, जो कि यहाँ पे एज ए डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो टीवी सोमनाथन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि टीवी सोमनाथन तो यार बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, और किस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि आप कह सकते हो एस जयशंकर जी के साथ जाते हैं ज़्यादातर, तो इसका मतलब फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अजय कुमार भल्ला जी होम सेक्रेटरी अमित शाह जी के साथ रहते हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। उसमें पहला है, संतोष गंगवार जी ने एड्रेस किया G20 का लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2021। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप आंसर आराम से लगा दोगे कि संतोष कुमार गंगवार जी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं, उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस किया क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड है। और G20 की अध्यक्षता 2021 में किसके पास है, इटली के पास है। और एग्जैक्ट प्लेस पूछ सकते हैं कि कहां पे ये हुई है, तो याद रखना है कटानिया या कतानिया या कटेनिया, तो किसी भी तरह से इसको याद कर लें। और इटली में ये मीटिंग हुई है, बाय डिफॉल्ट इटली होस्ट कर रहा है। और G20 के अंदर दोस्तों 20 कंट्रीज नहीं है, याद रखना है 19+1 है, 19 कंट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। ये मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। और दोस्तों एक बात और कि G20 कंट्रीज का लक्ष्य है कि हमने जो गैप है बिटवीन द, आप कह सकते हो लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है मेन और वुमेन के बीच में, वो हमने 25% तक जो है वो क्या कर देना, कम कर देना 2025 तक। ये मतलब G20 का लक्ष्य है। चाइना जो है वो दूसरी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गई है इंडिया के लिए, तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है NCAER प्रोजेक्टेड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 22 GDP ग्रोथ है 8.4 to 10.1%, और इंड्रा कट फाइनेंशियल ईयर 22 GDP ग्रोथ। तो इसमें दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक का नाम क्या है, इंडरा है दोस्तों, एक का नाम है NCAER। ये और मतलब आप कह सकते हो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं, एक थिंक टैंक है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की ग्रोथ 8.4 से लेकर 10, मतलब इन्होंने एक रेंज बता दिया कि इसके बीच में होगी। और दूसरा जो हमारे पास इंडरा है जिसका मतलब है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इन्होंने अपनी ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का एस्टिमेट कम कर दिया है। पहले इन्होंने 10.1% बताया था, अब इन्होंने कह दिया कि 9.6% जो है वो इंडिया ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 में। इवन इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर पेंडेमिक इतने स्लो पेस से जो है वो रिकवर करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं लोग, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है कई जगह पे, तो ये 9.1% करेगा। ये इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की तरफ से कहा गया है। नेक्स्ट, LIC, SBI लाइफ और कैनरा बैंक ने कुछ स्टेक खरीदा है किसके अंदर, इंडियन बैंक के अंदर। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन बैंक के अंदर SBI जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा शेयर जो हैं वो किसने खरीदे हैं, LIC ने जो है वो यहाँ पे खरीदे हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 17% या अगर एग्जैक्ट देखना है तो 17.80% शेयर जो है वो इन्होंने खरीदे हैं। SBI लाइफ ने जो है वो 11.87% शेयर खरीदे हैं, और इसी के साथ कैनरा बैंक ने जो है वो सबसे कम इन तीनों के अंदर 5.93% शेयर्स को खरीदा है। तो इंडियन बैंक के बारे में याद रखना है, इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है।
चेन्नई तमिलनाडु। टैगलाइन है योर ओन बैंक, योर ओन बैंक। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1907 में हुआ था, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं पदमजा चंद्रू। याद रखना दोस्तों, पदमजा चंद्रू। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर 2021, 26 जून को। तो दोस्तों ये भी दिन जो है वो 26 जून को मनाया जाता है, इसको याद रखोगे आप। और एक हम पहले ही कर चुके हैं कि 26 जून को कौन सा मनाया जाता है, वो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। और ये दिन का महत्व क्या है, ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि जो टॉर्चर के विक्टिम्स हैं, जो सफर कर चुके हैं इसको, उनको याद किया जा सके, उनको सम्मानित किया जा सके, और किस तरह से उनसे मोटिवेशन लेके हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। वर्ल्ड ह्यूमैनिस्ट डे 2021, 21 जून को जो है वो मनाया गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं कहूंगा, लेकिन आप फिर भी कह सकते हो कि किस तरह से कई जगह पे गलत इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है, तो उसको हमने जो है वो रोकना है। और साथ ही साथ जो है वो ह्यूमनिज्म के कंसेप्ट को जो है वो हमने आगे बढ़ाना है, ताकि हम जो है वो क्या कर सकें, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकें। तो ह्यूमैनिटी को मतलब हमने आगे लेके जाना है, तो इसको याद रखोगे आप। मतलब हमने किसी ना किसी तरह से सबको एस्पायर करना है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 जून 2021 का हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन बैंकिंग नेशनलाइजेशन वाज डन इन 1969। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। 47 से लेकर 64 तक जो है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जी। फिर 64 से लेकर 66 तक हमारे पास थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 66 से लेकर 77 तक कौन थी, इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बाय डिफॉल्ट हम बात करें 1969 की, तो आंसर तो यहां से क्लियर है दोस्तों, क्या होगा, इंदिरा गांधी होगा, क्योंकि 1969 में वो प्राइम मिनिस्टर थी। और दूसरी बात, इन्होंने कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया था, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। और बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पीरियड पे नेशनलाइजेशन के सपने को आगे बढ़ाना, क्योंकि जब 1969 में इन्होंने नेशनलाइजेशन का डिसीजन लिया था, उस टाइम पीरियड पे इंडिया में ब्रांचेस जो है वो बहुत कम थी। और आप कह सकते हो कि उस टाइम पीरियड पे जो डिपॉजिट्स हैं वो 800% बढ़ चुके थे, और जो आप कह सकते हो कि एडवांसेस हैं जो सरकार पैसा देती थी, 11,000% जो है वो इंक्रीज हो चुके थे। मतलब लोगों ने इतना पैसा लेना स्टार्ट कर दिया था। और ब्रांचेस जो है वो बहुत ओपन होगी। इससे पहले 8200 ब्रांचेस थी, आप सोच नहीं सकते, 62,000 ब्रांचेस हो चुकी थी, और वो भी उन एरियाज में जहां पे बैंकिंग सेक्टर नहीं था, जहां जो रूरल एरियाज थे। इन्वेस्टमेंट बढ़नी स्टार्ट होगी इनफॉर्मल सेक्टर में भी, क्योंकि लोगों ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया। इवन उस टाइम पे एक नेता थे, आपने शायद सुना होगा, जयप्रकाश नारायण जी, बहुत फेमस थे, और वो इंदिरा गांधी को अपोज करते थे, मतलब अपोजिशन में थे उनके, लेकिन इस चीज की उन्होंने तारीफ की कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही निडर जो उन्होंने डिसीजन लिया। तो याद रखना दोस्तों, बहुत सी चीजें यहां से क्लियर हो चुकी होंगी। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट स्टेट्स दैट द आरबीआई हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। कौन से सेक्शन के थ्रू जो है वो आरबीआई नोट्स को इशू करता है, आरबीआई एक्ट के थ्रू। तो आपने वो सेक्शन बताना है। आजकल मैं सेक्शंस कवर कर रहा हूं बहुत देर से, बीच बीच में आपको राहत दे देता हूं सेक्शन से, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो 1-2 दिन सेक्शन, फिर 1-2 दिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो अब सेक्शन इसलिए क्योंकि आजकल एग्जाम में सेक्शन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपने इसको याद रखना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। वेट कर रहा हूं सबके आंसर का। आंसर बहुत ही कम देने लग गए हो यार आप, आंसर जरूर दिया करो। और लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। यही एक चीज है जो आप हमें मोटिवेट करने के लिए जो है वो आगे और तरह के इनिशिएटिव लेने के लिए और प्रेरित कर सकते हो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप देख रहे हो वीडियो को यार, लाइक जरूर करके जाया करें, और बेल बटन को प्रेस कर दें। इसी तरह से आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि इसी तरह से अगर वीडियोस को देखते रहोगे, पीडीएफ से पढ़ते रहोगे, आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर कवर हो जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आप हमारी पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे। और गाइस, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहोगे तो एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।